हेलो बच्चा पार्टी। तो आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने केमिस्ट्री। और आज का अपना टॉपिक है कोवैलेंट या जिसको हम लोग बोलते हैं मोलिकुलर बॉन्ड। लास्ट क्लास में हमने सीखा था आयनिक बॉन्ड। तो अगर किसी ने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो वो जाके पहले देखना, फिर ये आपको उसके बाद समझ में आएगा क्या दोनों में डिफरेंस क्या होगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले आप वो वीडियो देख लेना, ठीक है ना। तो चलिए, तो आज का अपना टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस पे थोड़ा सा करते हैं चर्चा, इसके बारे में बेसिक बातें क्या होती है। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने लिखा है इसका डेफिनेशन। और और हमने बोला है कि द केमिकल बॉन्ड which forms between two combining atoms due to the due to the mutual sharing of one or more pairs of electrons is called covalent bond। देखिए, जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था आयनिक बॉन्ड, तो वो कैसे फॉर्म हुआ था, तो वो होता है फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये होता है, ये आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है वो होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता है, वहां पे वो शेयर करते हैं वो लोग एक अपना। मान लो कैसे कि वो मिल के दो दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलते हैं और अपना वो स्टार्ट करते हैं बिजनेस बाय शेयरिंग। दोनों शेयर करते हैं कुछ अमाउंट और तब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे यही होता है कि यहाँ पे आपका कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे होगा शेयरिंग। लेकिन जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था आयनिक, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है कंप्लीट ट्रांसफर। मतलब कि हमने अपना कंपनी किसी को बेच दिया था, या जो मेरा शेयर था या जो भी जो मेरे पास संपत्ति था हमने वो बेच दिया था कंप्लीट किसी और को, तो वो आपका हो गया कंप्लीट ट्रांसफर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई बेच नहीं रहा है, कोई खरीद नहीं रहा है, दोनों शेयर कर रहे हैं, दोनों एक साथ हैं। ना तो किसी का खत्म हुआ है, दोनों का ही कुछ ना कुछ शेयरिंग आपका वहां पे होने वाला है। तो ये अपना टॉपिक है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। अच्छा, देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ हमने लिखा है कीवर्ड्स। क्या है कीवर्ड्स, देखो तो लिखा है कि ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ये जो आपका बॉन्ड फॉर्म होने वाला है वो होता है हमेशा फॉर्म क्या कि जब शेयर होता है, क्या होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेयर। शेयरिंग हमेशा होने वाला है पेयर में, मतलब कि कभी भी एक सिंगल आपका इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होने वाला है। हमेशा क्या होता है, हमेशा ये आपका शेयरिंग में होता है, हमेशा होता है शेयरिंग इन द पेयर। और वो जो शेयरिंग हुआ है पेयर में, वो या तो हो सकता है एक पेयर, या तो हो सकता है दो पेयर, या तो वो तीन पेयर भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनने वाला है वो या तो फॉर्म होगा ड्यू टू शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, या तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ फोर इलेक्ट्रॉन्स, या तो ड्यू टू शेयरिंग ऑफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ना तो वो एक से होगा, ना तो तीन से होगा, ना तो पांच से होगा, हमेशा होता है वो पेयर में का ना। अब वो पेयर आपका एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग और आगे स्टडी करेंगे अच्छे से। तो ये हुआ बेसिक बात, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक खास बात और होता है कि जो भी क्या होता है, जो भी आपके एटम्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो शेयर करते हैं इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा कोवैलेंट बॉन्ड एक पेयर इलेक्ट्रॉन के शेयर करने से बना है, मतलब कि अगर मेरे शेयरिंग में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा कि दोनों एटम ने इक्वल नंबर ऑफ शेयर किया होगा। मतलब दोनों जो होंगे आपके एटम वो एक और एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अगर आपका जो आपका कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है, अगर वो दो पेयर से फॉर्म हुआ है, मतलब कि अगर वो चार इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है, तब ईच एटम दो इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो हमेशा क्या होता है कि ये फॉर्म होता है पेयर में और दोनों एटम क्या होते हैं आपके सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो ये इसके बारे में खास बात है, ये आप लोग याद रखना। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ईच एटम्स कंट्रीब्यूट इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो हमने जस्ट अभी को आपको बताया। तो ये आपका सेकंड पॉइंट क्लियर है। देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है कि द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू कोवैलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड कोवैलेंट कंपाउंड। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो भी कंपाउंड क्या होते हैं कि जिन कंपाउंड में एक कोवैलेंट बॉन्ड होता है उनको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। और मैंने नीचे यहाँ पे कुछ लिखा है आपका एग्जांपल्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और आपका है फिर से आपका क्या है Cl2 बोले तो बोलो, Cl2 बोले तो क्लोरीन। फिर आपका है वाटर मॉलिक्यूल, ये मीथेन है, और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमने यहाँ पे कुछ लिखा है आपको एग्जांपल्स। देखिए, जो मेरा फोर्थ पॉइंट है
वो हम लिखा है कि इट इज फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो आपका कोवैलेंट कंपाउंड या कोवैलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो हमेशा होता है फॉर्म बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो आपका आयनिक था तो हुआ था फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये फॉर्म होता है बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपका डिफरेंस है, आप इसको ध्यान में रखना। और देखो उसके बाद हमने लिखा है टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा देखिए, जब भी हम लोग किसी चीज का टाइप्स सीखते हैं या क्या होता है हम लोग पढ़ते हैं, तो वो होता है कि आप किस आधार पे, आप कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएट करना चाहते हो। तो आपका बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। तो आपका कौन से आप बेसिस पे चाहते हो डिफरेंशिएट करना, वो इम्पोर्टेंट है। तो हम जो अभी जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ने, तो हम जो जा रहे हैं उनको डिफरेंशिएट करने, वो हम जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ, बोलिए, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम लोग और भी उसको दूसरे बेसिस पे और दूसरे तरह के कोवैलेंट बॉन्ड भी होते हैं जो कि हम लोग आगे सीखेंगे, लेकिन हम लोग अभी जो जा रहे हैं करने डिफरेंशिएट, वो हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि एक पेयर का हुआ है शेयरिंग, दो पेयर का हुआ है या तीन पेयर का हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमने लिखा है टाइप्स, और टाइप्स में हमने नंबर 1 में लिखा है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, और हमने यहाँ लिखा है कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा कोवैलेंट बॉन्ड जो सिर्फ एक पेयर शेयरिंग से बना हो या फिर सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना हो, उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और मान लीजिए कि ये मेरा बॉन्ड अगर दो शेयर इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है, तो ईच एटम विल गिव या शेयर या कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन ओनली, यही ना पक्का। तो हमने लिखा है, देखो कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच एटम्स कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने सीखा है क्या होता है कि जब भी शेयरिंग होता है तो दोनों एटम आपके सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो यहाँ पे दो का शेयरिंग हुआ है, मतलब ईच एटम विल कंट्रीब्यूट वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है पक्का। और उसके बाद हमने लिखा है, देखिए क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज डिनोटेड बाय एक क्या होगा, एक आपका बाय अ सिंगल लाइन, बस ऐसे देखो, ये सिंगल लाइन से इसको हम करते हैं डिनोट। और हमने यहाँ पे लिखा है आपका एग्जांपल भी देखो क्या है, तो यहाँ पे H और H एटम के बीच में क्या है, ये आपका है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो या इसको हमने एक सिंपल एक लाइन से शो किया है। अब जल्दी से आप लोग इसको कॉपी करो, फिर हम लोग नेक्स्ट इसका टाइप सीखते हैं। तो नेक्स्ट हमने लिया है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सी कहानी है, जैसा सिंगल में था वैसा ही, जस्ट थोड़ा सा आने वाला है डिफरेंस डबल में। तो देखो हमने क्या लिखा है कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सिंगल हुआ था फॉर्म, होता है फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये होता है ड्यू टू शेयरिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इसमें चार इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे, एंड ईच एटम विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब टोटल चार, तो ईच एटम विल कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रॉन्स, यही ना पक्की बात। देखो इसका हमने लिखा है कि डिनोटेड बाई, यहाँ पे आपका दो लाइन होगा, देखो यहाँ पे दो लाइन हमने दिया है। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन, डबल बॉन्ड है तो दो लाइन। और इसका हमने यहाँ पे एक लिखा है एग्जाम्पल, तो इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एटम के बीच में आपका डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। तो आप लोग बस अभी फिलहाल इसको ध्यान रखो, मतलब इसको और आगे अच्छे से और पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो तो नेक्स्ट हमने लिया है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो सिंपल सा कहानी है यार कि फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ थ्री पेयर्स या फिर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, ईच एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स। और इसको हम लोग करते हैं डिनोट तीन लाइन से। देखो हमने यहाँ पर तीन लाइन शो किए हैं, ओके। और इसका जो होता है एग्जाम्पल, तो इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। क्या होता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि सर आपने तो हमको पढ़ाया कि सिंगल बॉन्ड आपका, हाँ तो हमने आपको क्या बताया, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, और हमने सबका एक एक एग्जाम्पल दिया। और हमने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें एक खास बात क्या था कि जहां सिंगल बॉन्ड था तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड ही था, जहां डबल था वहां डबल ही था, जहां ट्रिपल था वहां ट्रिपल ही था। तो अब बच्चे के मन में ये सवाल उठ सकता है, उठना चाहिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक मॉलिक्यूल में या किसी एक कंपाउंड में क्या हो आपका सिंगल
बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड भी हो, या सिंगल भी हो, ट्रिपल भी हो, डबल भी हो, ट्रिपल भी हो, या सिंगल डबल और ट्रिपल तीनों हो। हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैंने बस आपको ये समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल्स लिया था जहाँ पे या तो सिंगल था, या तो डबल था, या तो ट्रिपल था। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि किसी एक कंपाउंड में आपका सिंगल डबल एक साथ हो, डबल ट्रिपल एक साथ हो, और सिंगल डबल ट्रिपल भी एक साथ हो। तो इसके लिए मैं आपको कुछ ऐसा बोलता हूँ एग्जाम्पल। आप देखो यहाँ से, तो देखो मैंने एक लिया है कंपाउंड, उसका नाम होता है इथीन। क्या आपने इसका नाम सुना है कभी, इथीन? अगर नाम नहीं सुना है तो आपको क्लास 10 में इस बारे में अच्छे से पढ़ना है, लेकिन वो आपका आएगा इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेक्शन। तो जब हम लोग वो सीखेंगे तो आएंगे, बस आप जान लो। देखो इथीन का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4, और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। तो मतलब देखो कि ये एक ऐसा हमको कंपाउंड मिल गया जहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड भी है। तो इसमें कितना है, इसमें एक है सिंगल बॉन्ड और चार, सॉरी एक क्या है, इसमें एक है डबल बॉन्ड और चार है इसमें सिंगल बॉन्ड। तो आपको ऐसा एग्जांपल दिख गया जहाँ पे डबल भी है और सिंगल भी है। चलिए एक और लेते हैं एग्जांपल। एक हमने लिया है इथाइन, हमने लिया है इथाइन, ये भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ना है। इसका होता है फॉर्मूला C2H2। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड। पक्का ना? तो ये आप लोग याद रखना कि ये इथीन और ये इथाइन, मतलब कि एक कंपाउंड में आपका डबल सिंगल डबल ट्रिपल भी पॉसिबल है, और आपका डबल और मतलब कि ऐसा भी कंपाउंड होता है जहाँ पे डबल सिंगल और ट्रिपल तीनों हो। तो उतना आपको जानना नहीं है, बस आप ये ध्यान रखना कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ना। चलो तो ये जल्दी से कॉपी करो, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है नॉन पोलर एंड पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये टॉपिक भी हमने 2 स्टार दिया हुआ है क्योंकि ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नॉन पोलर को ही हम लोग बोलते हैं प्योर कोवैलेंट, ठीक है ना, प्योर कोवैलेंट बॉन्ड, या इस नॉन पोलर बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्योर कोवैलेंट कंपाउंड। तो देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम आपको ये मैं चाहता हूँ बताना कि हम लोग फिर से जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड को डिफरेंशिएट करने। हमने इससे पहले भी क्या पढ़ा था, हमने इससे पहले भी डिफरेंशिएशन पढ़ा था जहाँ पे आपका सिंगल डबल और ट्रिपल आया था, लेकिन वो हमने सीखा था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अभी जो हम जा रहे हैं डिफरेंशिएट करने, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये डिफरेंट कैसे है वो सवाल उठता है, तो सुनिए। देखिए तो ये डिफरेंट, अच्छा हमने क्या सीखा कि आपका जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा वो होगा बिटवीन नॉन मेटल्स एंड मेटल्स। चलिए बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे हो रहा है, देखो आप कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि ए और बी, ए और बी ने, ये दो लोग थे, ये दो लोग थे ए और बी, और इन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलके स्टार्ट किया है एक बिजनेस, और उस बिजनेस में दोनों का शेयरिंग इक्वल था। मतलब ए का भी शेयरिंग है 50% और बी का भी शेयरिंग क्या है 50%, जो जो हम जानते हैं कहाँ होता है, जो कि आपका होता है इन, कहाँ होता है, जो कि होता है इन कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, कि दोनों ईच एटम शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हम बोल सकते हैं क्या हुआ, तो वही हमने माना है कि आपका जो दोनों ए और बी थे उन्होंने इक्वल इन्वेस्टमेंट किया बिजनेस में। पक्का। अब जो फायदा हुआ है, क्या हुआ है, बिजनेस से जो फायदा हुआ है, आप इसको अच्छे से समझना, फिर आपका ये एक कंसेप्ट क्या है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ए और बी ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस में दोनों का इक्वल शेयरिंग था, दोनों का 50% था। लेकिन जो अच्छा चलिए, तो क्या हुआ कि जब जब महीना एंड हुआ तो आपका क्या हुआ कि जो भी हमने स्टार्ट किया था बिजनेस, वहां से कुछ आया प्रॉफिट, क्या आया, वहां से आया प्रॉफिट। अब क्या हुआ कि ये जो लास्ट में प्रॉफिट आया है, वो क्या हुआ कि वो दोनों में इक्वली शेयर हुआ। क्या हुआ, वो दोनों ए और बी में इक्वली शेयर हुआ। दोनों ने इक्वली इन्वेस्ट किया था, जो भी प्रॉफिट आया वो दोनों में इक्वली शेयर हुआ। तो ऐसे जो बॉन्ड जो इनके बीच है ना, अभी जो ए और बी के बीच का बॉन्ड है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नॉन पेयर कोवैलेंट बॉन्ड। देखो वही हमने यहाँ लिखा है कि इफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि जो शेयरिंग वाला क्या था, जो शेयरिंग वाला
इलेक्ट्रॉन था वो अगर दोनों एटम के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब ये हुआ ना कि दोनों से उस शेयर वाले का क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस सेम आया होगा। इसका मतलब देखो क्या होगा, जैसे मान लो ये हमने लिया है H और ये हमने लिया है H, इसने शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन, इसने शेयर किया एक इलेक्ट्रॉन, और मान लो कि तो ये है आपका शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये आपका है शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये क्या इलेक्ट्रॉन अगर दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, कैसा है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे है, तब हम क्या बोलेंगे, ये मेरा बॉन्डिंग कैसा है, ये मेरा बॉन्डिंग है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पक्का ना। तो वही देखो हमने यहाँ बताया था कि ए और बी ने इक्वली किया इन्वेस्ट, प्रॉफिट भी किया हुआ है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऐसे बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब जरा सोचो कि इन दोनों में प्रॉफिट इक्वली शेयर हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या यहाँ पे कुछ ऐसा चांस हो सकता था, क्या क्या यहाँ पे कुछ ऐसा चांस हो सकता है क्या कि जो प्रॉफिट आए उसमें से किसी एक को मिल जाए ज्यादा और किसी एक को मिल जाए कम? ये कब हो सकता है, अगर उन दोनों में से क्या हो, कोई एक बेईमान हो और दोनों में से कोई एक क्या हो, ताकतवर हो, तभी ऐसा हो सकता है। जैसे मान लो हम क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास ए और बी था, ठीक है ना, लेकिन ए है बेईमान। ए क्या है, ए है बेईमान। वो बोल रहा है कि हम इक्वल प्रॉफिट बी को नहीं देंगे, हम इक्वल प्रॉफिट बी को नहीं देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो मेरा बी वाला, जो बी इंसान जो है, अगर वो इतना ताकतवर है कि ए को अपना प्रॉफिट लेने ना दे, तब क्या होता है, तब दोनों को इक्वली प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब ए चाहेगा क्या, ए चाहेगा कि हम ज्यादा प्रॉफिट रख लें, लेकिन बी क्या है, बी उससे कमजोर नहीं है, तो वो उसको लेने नहीं देगा। तब क्या होगा, तब उन दोनों में इक्वल अमाउंट शेयरिंग हो पाएगा। ये जो हम ताकत का बात कर रहे हैं ना कि ए और बी क्या है, इक्वल ताकतवर है, ये हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के टर्म में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसका, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक ऐसा कैरेक्टर है जो जो चाहता क्या है, जो चाहता है कि शेयर पेयर वाले बोलिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या करें, अपनी तरफ खींच लें। लेकिन अगर जो दोनों एटम का अगर सेम क्या है, अगर सेम है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला वैल्यू, तो दोनों क्या है, दोनों सिमिलर स्ट्रेंथ का है, दोनों का ताकत सेम है, तो मतलब कि एक से किसी एक से कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। तो इनके बीच जो बॉन्डिंग फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे दोनों के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होता है, इक्वली शेयर होता है, और इस केस में कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट कहानी है कि इस केस में कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को 50-50% क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलने वाला है। चार्ज सेपरेशन का मतलब ये हुआ कि किसी पे ना तो आपका थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ना ही किसी पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आई ना? तो ये क्या होता है कि देखो, तो हमने वही नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि नॉन पोलर बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन कंबाइनिंग एटम्स हैव जीरो और वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। देखिए, अगर जीरो हो जाए, अगर क्या हो जाए, जीरो, जैसे मान लो कि अगर ए और बी क्या है, अगर ए और बी क्या है, एग्जैक्टली सेम ताकत का है, सेम स्ट्रेंथ का है, तब तो कोई चांस ही नहीं उठता है कि कोई किसी का प्रॉफिट छीन सके, तब कोई चांस नहीं है। और अगर या फिर क्या, अगर मान लीजिए कि ए और बी के बीच में थोड़ा बहुत कम डिफरेंस भी है, तो क्या हो सकता है, तो वो मैनेज हो सकता है कि बी जो है वो ए को लेने नहीं देगा। कब, जब आपका डिफरेंस क्या हो, स्ट्रेंथ का बहुत कम हो जाए। तो वही हमने बोला है कि नॉन पोलर बॉन्ड तभी फॉर्म होता है जब दो कंबाइनिंग एटम के बीच में क्या हो, ये डिफरेंस या तो जीरो हो जाए या तो बहुत कम हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि अगर कोई मेरा जो मॉलिक्यूल है, अगर दो सिमिलर एटम के बीच में फॉर्म हुआ है, मतलब कि अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में फॉर्म हुआ है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म हुआ है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में फॉर्म हुआ है, तो वहां तो ईएन डिफरेंस का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि दोनों के पास, दोनों सेम एटम पे दोनों का इक्वल क्या होने वाला है, स्ट्रेंथ होने वाला है। तो मतलब कि वो तो पक्का प्योर क्या होने वाला है, वो प्योर नॉन पोलर होने वाला ही है। सबको समझ में आया ना? या अगर ये डिफरेंस बहुत कम हो जाए तो भी क्या होगा, तो भी वो आपका नॉन पोलर ही होने वाला है। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन लिया है तो इसमें क्या है, देखो H और H सिमिलर है, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं उठता है। फिर हमने Cl2 लिया है, यहाँ पे हमने लिया है N2, तो ये तो तीनों क्या थे, ये तीनों जो कंपाउंड फॉर्म हुए थे वो सिमिलर एटम से फॉर्म हुआ था, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं उठता है कि क्या हो जाए, कि यहाँ पे कोई सेपरेशन हो जाए किसका, बोलिए इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब क्या होगा, सब में इक्वल शेयरिंग होगा। अब देखिए जो हमने लास्ट का जो दो लिया है,
एग्जाम्पल, वहां हमने सिमिलर एटम नहीं लिए हैं, वहां हमने सिमिलर एटम नहीं लिए हैं, फिर भी ये नॉन पोलर, तो बोलिए ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ही है। क्यों? क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। बहुत कम होता है मतलब क्या? तो यहाँ पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉन वो अपने तरफ खींच नहीं सकता है, वो छीन नहीं सकता है। यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम था, तो भी ये क्या हो गया? तो इसलिए नॉन पोलर हो गया। सिमिलर होता है इन द केस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, Cl और C का डिफरेंस बहुत ही कम होता है, तो ये भी आपका नॉन पोलर ही होता है। आप लोग बस इसको याद रख लेना कि कैसे नॉन पोलर बन रहा था और इसका कुछ एग्जाम्पल क्या हो रहा है। अब देखिए, तो अब आपको अगर नॉन पोलर समझ में आ गया तो पोलर भी समझ में आ जाएगा। क्या? कि ये दो ऐसे एटम के बीच में फॉर्म होता है जो कि क्या हो, जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल ही होंगे, जो कि नॉन मेटल और नॉन मेटल ही होंगे, क्योंकि जो आपका कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो फॉर्म ही होता है बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन अब क्या होगा, उन दोनों का जो ईएन डिफरेंस जो होगा, उन दोनों का जो ताकत होगा, उन दोनों का जो स्ट्रेंथ होगा ना, वो उस पे क्या होगा, उसमें थोड़ा ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। मतलब कि एक क्या होगा, एक जो एटम होगा ज्यादा ईएन वैल्यू वाला, वो दूसरे के शेयरिंग वाले बोलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब कि अब जो ए और बी के बीच का प्रॉफिट था, अब जो ए और बी के बीच का प्रॉफिट था, वो इक्वली शेयर नहीं होने वाला है। समझ में आया ना? तो जल्दी से आप लोग इसको लिखो नॉन पोलर को, फिर मैं अभी आपको पोलर बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो नेक्स्ट हमने लिया है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें हमने लिखा है कि इफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड between the combining atoms, then this type of bond is called polar covalent bond। तो इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि इसमें क्या होगा, इसमें जो शेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को जो मतलब कि जो फाइनल प्रॉफिट मिलने वाला है वो ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। किसी एक के पास क्या होगा, किसी एक को जाएगा ज्यादा प्रॉफिट, और जो ज्यादा ताकतवर होगा वो ज्यादा प्रॉफिट लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एटम का ज्यादा होगा ईएन वैल्यू, ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला वैल्यू, वो क्या होगा, वो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा, अपने तरफ खींचेगा। अब मान लो कि अगर किसी बॉन्ड में क्या हो रहा है कि जिसका ईएन वैल्यू हाई है वो अपने तरफ खींच रहा है शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन को, मतलब क्या कि उस पे स्लाइटली माइनस चार्ज आ रहा होगा, उसमें क्या हो रहा है, उस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इन नॉन पोलर बॉन्ड, इन नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, वहां पे सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। तो देखो, हमने ये लिखा है थर्ड पॉइंट पे, इन दिस केस सेपरेशन ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको डायग्राम से और अभी समझाऊंगा। और इससे पहले हमने लिखा है कि दिस हैपेंस व्हेन कंबाइनिंग एटम्स हैज हाई ईएन डिफरेंस। पक्का? और देखो, तो हमने यहाँ पे लिया है कुछ सम एग्जांपल्स ऑफ पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। तो उसमें हमने सबसे पहले लिया है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, फिर हमने लिया है आपका वाटर मॉलिक्यूल है, अमोनिया है, और नेक्स्ट आपका है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है ना? तो ये आप लोग इसको याद रखना। अब देखो, हमने क्या बोला कि सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है। जैसे देखो, तो मान लो कि H और Cl के बीच में क्या होता है, H और Cl में क्या होता है, H और Cl में होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन क्या होता है कि Cl का ईएन वैल्यू इज मच मोर देन हाइड्रोजन का ईएन वैल्यू, मतलब कि यहाँ पे मेरा बॉन्डिंग पोलर कोवैलेंट नहीं होने वाला है या प्योर कोवैलेंट नहीं होने वाला है, ये आपका नॉन पोलर होने वाला है। तो इसमें होता है क्या, बोलो, इसमें होता है सेपरेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि जो शेयर पेयर वाला बोलिए इलेक्ट्रॉन था वो क्या होगा, वो हो जाएगा शिफ्ट टुवर्ड्स द, वो होगा शिफ्ट टुवर्ड्स द Cl। क्या होगा, वो होगा शिफ्ट टुवर्ड्स द Cl, क्योंकि Cl है हाई ईएन वैल्यू। और अगर शेयरिंग वाला क्या इलेक्ट्रॉन क्या हुआ कि अगर Cl के करीब आ रहा है, मतलब क्या होगा, इस Cl पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा डेवलप। तो जिसके तरफ शिफ्टिंग होता है उसपे क्या होता है, उसपे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है डेवलप्ड, और उतना ही क्या होगा, उतना ही स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जिससे दूर जाता है, तो जिसका ईएन वैल्यू कम है उसपे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है डेवलप। देखो, ये जो हमने लिखा है स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली आपका नेगेटिव, यहाँ पे केटायन फॉर्म नहीं होता है, ये गलती तुम लोग मत सोचना। यहाँ पे केटायन फॉर्म नहीं हुआ है, लाइक जो आपका था इन इन आयनिक बॉन्ड Na प्लस और Cl माइनस, वहां पे कंप्लीटली वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लूज नहीं हुआ, बस थोड़ा शिफ्टिंग हो गया है। समझ में आया ना? तो आपका पोलर ये ये मतलब कि पोलर कोवैलेंट और आयनिक सेम नहीं होता है। ठीक है? तो ये बात आप लोग अपने मन में मत रखना। ये यहाँ पे जस्ट शिफ्टिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं होता है। पक्का? सिमिलरली, जैसे मान लो हमने लिया है वाटर, तो क्या होता है, वाटर में एक ऑक्सीजन आपका, दो हो जाएगा इधर हाइड्रोजन। तो देखो, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका ऑक्सीजन है उसका क्या है, उसका है हाई ईएन वैल्यू,
क्योंकि यहाँ भी होने वाला है शिफ्टिंग, यहाँ भी होने वाला है शिफ्टिंग, तो इस पे आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और इस पे आएगा पॉजिटिव, इस पे भी आ जाएगा पॉजिटिव। सिमिलरली हमने लिया है अमोनिया, तो नाइट्रोजन और 3 को सिंगल होगा, 3 तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। देखो फिर से क्या होगा कि एन नाइट्रोजन है मोर, बोलो एन वैल्यू, फिर से शिफ्टिंग होगा फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, ये देखो हमने शिफ्टिंग किया, तो इस पे स्लाइटली नेगेटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव, इस पे स्लाइटली पॉजिटिव। सिमिलर आपका हो जाएगा HF के साथ शिफ्टिंग होगा H2F, तो इस पे आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव और इस पे हो जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव। क्या ये सबको मेरी बातें समझ में आई ना कि पोलर और नॉन पोलर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जल्दी से इसको लिखो, फिर हम लोग इस पे और आगे चर्चा करते हैं। देखिए तो नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा है कि नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट आयनाइज इन वाटर ड्यू टू लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट बात है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ ना कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास नॉन पोलर कंपाउंड है, लाइक एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, Cl टू मॉलिक्यूल, या फिर आपके पास CH3 है या CCl4 है, तो इनको आप अगर वाटर में कर दो डिजोल्व, मतलब कि आप अगर इनको पानी में रख दो तो भी क्या होता है, तो भी ये आयनाइज नहीं होते हैं, मतलब कि वहां पे सेपरेशन ऑफ आयंस नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये हमने लिखा कि नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड डज नॉट आयनाइज इन वाटर, और अगर ये वाटर में भी क्या हो रहे हैं, अगर ये वाटर में भी नहीं हो रहे हैं, बोलिए क्या, अगर ये वाटर में भी नहीं हो रहे हैं, बोलिए नहीं हो रहे हैं आयोनाइज, इसका मतलब कि इनको आप अगर वाटर में रखो तो भी ये करेंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, तो भी ये करेंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। जबकि वाइल आपके ये जो होते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, आप अगर इनको वाटर में डाल दो, मतलब कि जब हम लोग जब पानी में डालते हैं ना, तब क्या होता है, तब ये इनका होता है सेपरेशन ऑफ आयंस, इनका क्या होता है, इनका होता है सेपरेशन ऑफ आयन। देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास HCl ये है पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, तो इसमें क्या होता है, ये जो H है वो वहां होता है स्लाइटली पॉजिटिव और जो ये Cl है वहां होता है स्लाइटली निगेटिव। पक्का यही ना? अब देखिए तो जब ये नॉर्मली थे, तो जब ये वाटर में नहीं थे, तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीटली ये आयनाइज नहीं हुए हैं। लेकिन जैसे ही हमने इसको रख दिया वाटर में, कहाँ रख दिया इसको हमने, वाटर में, तो देखो क्या होता है कि वाटर कुछ ऐसे ही होता है ना, OH और H, और O पे क्या होता है, O पे होता है स्लाइटली नेगेटिव और H पे होता है स्लाइटली पॉजिटिव। तो क्या होता है कि वाटर इटसेल्फ इज पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। अब क्या हुआ कि जब हमने HCl को वाटर में मिक्स किया, तो जो H पे क्या होता है स्लाइटली पॉजिटिव, और ये जो आपका O था उस पे होता है क्या, स्लाइटली नेगेटिव, तो ये इसको खींचता है अपनी तरफ। फिर जो Cl पे माइनस था और H पे क्या था, H पे था प्लस, तो Cl माइनस H प्लस को खींचता है अपनी तरफ, तो क्या होता है, तब ये आपका H प्लस यहाँ से होता है सेपरेट, फिर यहाँ से जो H प्लस था वो हो जाएगा सेपरेट, फिर जो यहाँ से Cl माइनस था तो वो भी हो जाता है सेपरेशन, मतलब वो भी हो जाता है आपका सेपरेट। तो नाउ दे गेट, क्या बोलते हैं, दे गेट प्योरली आयोनाइज, दे गेट प्योरली, अब आपको H प्लस और Cl माइनस मिल जाएगा। तो क्या होता है कि पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को आप अगर पानी में डालते हो, आप अगर वाटर में मिलाते हो, तो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन पोलर जो होते हैं, जो प्योर होते हैं कोवैलेंट, आप उनको पानी में डाल दो तो भी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ड्यू टू देखो लैक ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्ज, वहां पे कोई भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं था। लेकिन आप वही अगर पोलर कोवैलेंट कंपाउंड को पानी में डाल दो तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या होता है आयनाइजेशन। तो देखिए हमने उसके बाद यही लिखा है कि क्या होता है आपका, ये देखो, तो द प्रोसेस बाय विच कोवैलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। और ये कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ पे देखो, मैंने आपको यहाँ पे सिखाया कि वाटर में डालने से क्यों वो हो जाते हैं आयनाइज। तो ये डेफिनेशन आप लोग इसको याद रखना, और जो पोलर वाले होते हैं वो आपका पानी में मिलाने के बाद वो कंडक्ट करते हैं, बोलिए क्या, वो दे विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे वो लोग नहीं करते हैं। लेकिन नॉन पोलर को आप पानी में डाल दो तो भी वो नहीं करेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये सब बातें आप लोग याद रखना, जल्दी से इसको कॉपी करो। देखिए तो नेक्स्ट हमने लिखा है कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात है नहीं कि, तो हमने देखो इसमें 5 पॉइंट लिखे हैं, आप जल्दी से इसको रीड कर लो एक बार, मैं भी इसको रीड करता हूँ बस, कि कंबाइनिंग एटम शुड हैव 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये फॉर्म होता है बिटवीन नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
अच्छा, यहाँ पे एक होता है आपका हाइड्रोजन इज एक्सेप्शन, तो आप इसको याद रखना। बाकी सबके पास आपका 4 या मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। नेक्स्ट आपका है कि कंबाइनिंग एटम शुड हैव हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एनर्जी, पक्का। जो थर्ड पॉइंट है कि कंबाइनिंग एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट है कि बोथ एटम शुड हैव हाई ईएन वैल्यू, ईएन बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। और फिफ्थ पॉइंट है कि ईएन डिफरेंस बिटवीन कंबाइनिंग एटम शुड बी जीरो और वेरी लो, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा इनके बीच का ईएन डिफरेंस तो मेरा बॉन्डिंग हो जाएगा आयनिक, जो कि आपका मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता था, क्योंकि मेटल्स है वेरी लो ईएन वैल्यू, नॉन मेटल्स है वेरी हाई ईएन वैल्यू, तो उनके बीच में फॉर्म होता था आपका ये आयनिक बॉन्ड। लेकिन आपका नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में आपका फॉर्म होता है कोवैलेंट बॉन्ड, और उनके बीच का ईएन डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, पक्का ना, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हुआ तो फिर वो बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड फॉर्म होने लगेगा मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो ये सब बातें आप लोग ध्यान रखना। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने लिखा है कि कंबाइनिंग एटम शुड हैव 4 और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और हमने लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अच्छा देखो, तो आप इधर यहाँ पे फिर आप वो जो था ना नियोन आर्गन वो सब लेके मत आना, हीलियम नियोन आर्गन, क्योंकि दे आर नोबल गैस, तो वो बॉन्ड फॉर्म करते ही नहीं है, ठीक है ना, तो उनको आप यहाँ लाना ही मत, वो लोग इधर नहीं आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज मैं ये लेक्चर यहीं खत्म करता हूँ। आज हमने बेसिक सीखा, किसके बारे में हमने बेसिक सीखा अबाउट कोवैलेंट कंपाउंड। इस पे कुछ और बातें बाकी रह गई है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। इस पे हम लोग को और पढ़ना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट एंड आयनिक बॉन्ड, और लास्ट में आपका आएगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय, सब लोग अपना ख्याल रखना और इसको एक बार पढ़ लेना। चलो बाय।